क्या आपको ईडी का नोटिस आया है या नाम आया है किसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में, वो भी बिना कुछ किए? तो भाई ये वीडियो होने वाला है आप ही के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, एक ऐसा कानून के बारे में जहां पैसा साफ करते करते आपकी जिंदगी भी साफ हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है गंदे पैसों को लीगल दिखाना। ये पैसा आता है इलीगल कामों से, जैसे कि स्मगलिंग, करप्शन, ड्रग्स, हवाला एक्सेट्रा, और इस पैसे को इन्वेस्ट करके या बिजनेस दिखा के साफ बनाया जाता है। तो सिंपल हिंदी भाषा में समझें तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ऐसे पैसे को लीगल बनाना जो किसी गलत काम से कमाया गया है लेकिन दिखाया वाइट जा रहा है। तो देखिए, हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग को लेके जो कानून है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये कानून तो 2002 में बना था, लेकिन लागू 2005 में हुआ था। 2005 में लागू होने के बाद भी आज हम 2025 में बैठे हैं। इस 20 साल के अंदर इस कानून में काफ़ी सारा अमेंडमेंट्स आए, यानी संशोधन आए हैं। अब वो संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कम और फाइनेंस बिल्स के थ्रू ज़्यादा आए हैं। अब क्या वो अमेंडमेंट्स लीगल है या इलीगल है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट एज ऑफ टुडे हमारा जो कानून है वो काफ़ी अमेंडेड लॉ है, और उसके तहत हमारे कानून में जो मनी लॉन्ड्रिंग डिफाइन है वो ऐसे है कि अगर कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को लॉन्डर करता है। देखिए, सिंपल भाषा में समझते हैं, मैं ज़्यादा लीगल में जाऊंगा तो आप लोगों को वैसे भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम समझते हैं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब होता है कि कोई ऐसा पैसा आपने कमाया जो आपने किसी इलीगल एक्टिविटी से कमाया। अब इलीगल एक्टिविटीज का मतलब नहीं कि सारी इलीगल एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो जाएगा। रैदर हमारे कानून मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एक शेड्यूल दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ ऑफेंसेस लिखे हैं जिसको हम प्रेडिकेट ऑफेंस बोलते हैं, जिसके अंदर करप्शन, नारकोटिक्स, चीटिंग वगैरह वगैरह तरह के जो ऑफेंसेस हैं, उसके थ्रू जो पैसा कमाया जाता है उस पैसे को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोला जाता है। और सिर्फ उसी पैसे को अगर आप कल वाइट दिखाने की कोशिश करेंगे तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस बनने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत होती है? सबसे पहले यही देखना पड़ता है कि जो पैसा कमाया गया है क्या वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है। क्योंकि अगर आपका पैसा ही सही है, वो उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में आ ही नहीं रहा है, तो उसको लॉन्ड्रिंग की तो फिर बात ही अलग हो गई। और इस कानून के तहत आपके नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। इस कानून को एनफोर्स करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एजेंसी बना रखी है, जिसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जी हाँ, ये वही ईडी है जिसके बारे में आप आए दिन न्यूज़ पे सुनते रहते हैं कि आज ईडी ने यहाँ छापा मारा तो कल वहाँ छापा मारा, आज ईडी ने इसको अरेस्ट कर लिया तो आज ईडी ने उसको अरेस्ट कर लिया। तो यही ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम होता है इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करना, जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उनको अरेस्ट करना और प्रोसिक्यूट करना, यानी कि उन्हें सजा दिलाना। और हमारे कानून में मनी लॉन्ड्रिंग की सज़ा 3 साल से लेकर 7 साल तक होती है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में, यानी कि जैसे कि अगर आपके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नारकोटिक्स एंड ड्रग्स से आए हैं तो उसमें सज़ा 10 साल तक की भी हो सकती है, और फाइन तो लगेगा वो अलग। तो देखिए, अब समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी क्या करती है। देखिए, सबसे पहले ईडी का काम होता है कि अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो उस पर एक ईसीआईआर रजिस्टर करे। ईसीआईआर यानी कि जिसको नॉर्मल केसेस में हम एफआईआर बोलते हैं, उसको मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईसीआईआर बोला जाता है। तो अगर कभी भी ईडी को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस शायद कमिट हुआ है या होने जा रहा है, तो वो उसकी रिगार्डिंग एक ईसीआईआर रजिस्टर करेगी। ईसीआईआर रजिस्टर करने के बाद उस पर आगे तफ्तीश करेगी, अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी आपको समन भेज सकती है, आपकी प्रॉपर्टीज अटैच कर सकती है, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है और आपको अरेस्ट भी कर सकती है। तो देखिए, समन इशू करना, अरेस्ट करना, आपके खिलाफ चार्जशीट दायर करना, आपको प्रोसिक्यूट करना, ये तो एक नॉर्मल तरीके से ही चलता है। लेकिन इस कानून में जो एक नई चीज़ है वो है कि आपकी प्रॉपर्टीज़ और बैंक अकाउंट्स भी कभी फ्रीज हो जाना। देखिए, ईडी के पास पावर है कि वो आपके बिना आपके खिलाफ चार्जशीट दायर करे भी आपके प्रॉपर्टीज़ और आपके बैंक अकाउंट्स अटैच कर सकती है, यहाँ तक कि आपके घर वालों की भी एसेट्स सीज कर सकती है। यानी कि घर वालों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है, वो भी सीज कर सकती है अगर उन्हें कुछ अपनी तफ्तीश में ये मिल गया कि आपके घर वाले भी आपके साथ मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। और इस चीज़ के लिए उन्हें किसी फाइनल चार्जशीट की ज़रूरत नहीं है। इसको आसान भाषा में बोलते हैं टेम्परेरी अटैचमेंट। और अगर आपकी प्रॉपर्टी टेम्परेरी अटैच होती है तो ईडी को ये हिदायत है कि वो आपको एक नोटिस भेजेंगी, आपसे पूछेंगी कि ये जो प्रॉपर्टी हमने टेम्परेरी अटैच करी है इसको हम परमानेंट अटैच क्यों ना करें। और उसके लिए आपको जाना पड़ता है ईडी की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ में, जो सही मायने में तो कोर्ट नहीं होती, एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी होती है, लेकिन काम
थोड़ा बहुत कोर्ट की तरह ही करती है। वहाँ पे भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठे हैं वो भी एक जज साहब की तरह ईडी से पूछते हैं कि भाई आपने अटैच किया तो क्यों किया, और वो आपसे पूछेंगे कि अगर आपकी अटैच हुई है प्रॉपर्टी तो क्यों नहीं होनी चाहिए थी। तो आप समझते हैं एक बहुत क्रूशियल पॉइंट को, यानी कि जब ईडी किसी को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि प्रॉपर्टी अटैच करना, बैंक अकाउंट सीज करना वो तो एक चीज़ है, वो तो बिल्कुल एक सेपरेट प्रोसीडिंग है जो अलग चलती है। लेकिन इन द मीन वाइल अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं तो अरेस्ट के बाद क्या होगा? देखिए नॉर्मली हमारे लॉ में जब पहले CRPC था, आज BNSS है, कोई भी अगर अरेस्ट होता था तो उसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाता है। लेकिन इस केस में क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक स्पेशल एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, इसके अंदर स्पेशल कोर्ट्स बनते हैं। वो कोर्ट्स सेशन कोर्ट्स के लेवल के होते हैं। उन्हीं स्पेशल कोर्ट्स को पावर दी होती है कि वो अगर कोई अरेस्ट हुआ है तो उसकी रिमांड के ऊपर भी डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आप अरेस्ट होते हैं या आपका कोई जानकर अरेस्ट होता है तो याद रखें कि सबसे पहले वो PMLA के स्पेशल कोर्ट जो भी आपके एरिया में लगता है वहाँ पेश किया जाएगा, और वहाँ पे अगर जज साहब को लगा कि हाँ मुझे इसकी पुलिस कस्टडी देनी चाहिए तो पुलिस कस्टडी का मतलब है ईडी को कस्टडी देंगे वहाँ पे। और अगर उन्हें लगता है कि नहीं ईडी को इन्वेस्टिगेशन में इसकी ज़रूरत नहीं है तो जुडिशल कस्टडी भेज देंगे। और जुडिशल कस्टडी यानी जैसे दिल्ली में तिहाड़ है, ऐसी हर स्टेट में जुडिशल कस्टडी जिसको हम जेल बोलते हैं वो होती है। फिर समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट होने के बाद क्या बेल मिल सकती है। तो देखिए मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है, इसके प्रोविजंस उतने ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। यूजुअली हमारे कानून में एक हिदायत होती है कि जब तक कोई आदमी दोषी साबित ना हो जाए तब तक उसे इनोसेंट माना जाएगा। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, आपका UAPA जो टेररिज्म से डील करता है, ये कुछ ऐसे कानून है जहाँ पे रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ से मेरा मतलब है कि एक तो है कि आपको इनोसेंट माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको इनोसेंट माना ही नहीं जाएगा। यहाँ पे शुरुआत ही यहाँ पे खिलाफ है। तो अगर आप अरेस्ट हो गए तो बेल ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और वो मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही कोर्ट को ये समझाना पड़ता है, ये यकीन दिलाना पड़ता है कि आपने ऑफेंस नहीं किया है। अब स्टार्टिंग में जब आपके पास सारे कागज़ ही नहीं हैं लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ जाए कि मैंने एक ऑफेंस नहीं किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू बनता है। मेरे हिसाब से ये प्रोसीजर गलत है, लेकिन मेरे मानने से कुछ होगा नहीं। एज ऑफ नाउ जो लॉ है वो है। बीच में एक जजमेंट आई थी, बहुत फेमस जजमेंट थी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस कंडीशन को, यानी कि जो सेक्शन 45 में जो कंडीशन है PMLA में कि आपको कोर्ट को स्टार्टिंग में बेल पे ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि मैंने ऑफेंस नहीं किया है, वो स्ट्रक डाउन कर दी थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के अंदर ये दोनों कंडीशंस को हटा दिया था कि आपको बेल लेने के लिए ये कंडीशंस नहीं लगेगी। लेकिन फिर एक जजमेंट आई विजय मदन लाल चौधरी की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वापस से इन कंडीशंस को सही मानते हुए रीइंस्टेट कर दिया। बट मैं आज भी मानता हूं कि ये जो कंडीशंस हैं बेल की स्टेज पे कम से कम ये गलत हैं, क्योंकि हम एक ऐसा सिस्टम फॉलो करते हैं जहां पे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन आप उसके विपरीत जाके एक कानून बना रहे हैं जिसमें आप बेल की स्टेज पे बोल रहे हैं कि मुझे जज साहब को समझाना पड़ेगा कि मैंने ऑफेंस नहीं कमिट किया। तो ये अपने आप में एक मिनी ट्रायल है। लेकिन दोस्तों मेरे मानने का क्या है, उससे हमारे कोर्ट्स नहीं चलेंगे। हमारे कोर्ट्स जो हमारे एग्जिस्टिंग कानून है उसी पे चलेंगे। तो मेरे ओपिनियन भी फिर किसी और वीडियो में दूंगा। और हाँ, इस कानून के ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक आर्टिकल भी लिखा था जो लाइव लॉ में पब्लिश हुआ था। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इस सब्जेक्ट में तो आप उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जरूर जाके पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट कब फाइल होती है। देखिए वैसे तो हिदायत है कि 60 से 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी इस चीज़ से बिल्कुल अलग है, क्योंकि प्रैक्टिकल में और थियोरी में हमेशा फ़र्क आता ही है। तो कानून कुछ भी बोले, लेकिन कानून साथ में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को एक प्रोविज़न और दे देता है कि अगर वो 60 से 90 दिन में चार्जशीट नहीं दायर कर पाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने किसी को अरेस्ट करके रखा हुआ है 60 से 90 दिन तक, तो भी उनके पास हिदायत है कि वो उस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकायदा वो कोर्ट को ये बताएं कि उनकी तरफ से डिले क्यों हो रहा है, जो यूजुअली वो लोग रीज़न बना ही देते हैं। तो थियोरेटिकली आप देखोगे तो टाइम लिमिटेशन है, बट प्रैक्टिकली देयर इज़ नो टाइम लिमिटेशन, और बेल मिलना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो अब समझते हैं कि अगर आपको ईडी का सामान आ जाए तो क्या करें। तो देखिए सबसे पहले तो आप पैनिक ना करें, क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे तो आप शायद अपने आप को तरीके से डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपको कभी सामान आ जाए तो आप एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर को कंसल्ट करें, क्योंकि ईडी के सामने जाके स्टेटमेंट देना होता है, और बिना लीगल एडवाइस के अगर आप गए तो सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है। क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, बहुत बार ईडी ऐसे समन्स भेजती है जिसमें सिर्फ ये होता है कि आपको एज ए विटनेस बुलाया जाएगा, लेकिन जब आप वहाँ एज ए विटनेस जाते हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसीलिए हिदायत यही है कि अगर आपको कभी समन आए तो आप सबसे पहले एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर को कंसल्ट करें, अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट करें, ताकि आप अननेसेसरी अरेस्ट से बच सकें। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें
कभी भी ईडी को बाईपास करने का ना सोचें, क्योंकि अगर आपको समन आया है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर ईडी को आपकी ज़रूरत है तफ्तीश में तो आप ज़रूर जाएं, अपना अच्छे से कोऑपरेट करें। बस एक बार जाने से पहले अपने ऑप्शंस ज़रूर इवैल्यूएट करके जाएं, ताकि कल सिचुएशन बैड टू वर्स ना हो जाए। और देखिए, समन्स के अलावा ईडी आपसे क्या क्या मांग सकती है। ईडी आपसे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मांग सकती है, आपके प्रॉपर्टी पेपर्स, जैसे मैंने पहले बताया वीडियो में कि जब प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी पेपर्स, आपके बैंक स्टेटमेंट्स, आपके कंपनी रिकॉर्ड्स, अगर कोई कंपनी भी इन्वॉल्व है, आपकी कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स तक वो मंगा सकते हैं, और ये सब जा सकते हैं 5 से 10 साल तक। देखिए, बहुत सारे प्रोविजंस में आप इनकम टैक्स अथॉरिटी आपसे शायद 7 साल तक का डेटा मांग सकते हैं, लेकिन ईडी 10 साल तक भी जा सकती है। आप समझते हैं कि हमारे लॉ में जो इतना बड़ा कानून है इसके ऊपर, उसके अंदर कुछ अगर मेन प्रोविजंस की बात की जाए तो वो सबसे पहले आता है सेक्शन 3, जो डिफाइन करता है कि हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस क्या है। सेक्शन 5 जो प्रोविजनल अटैचमेंट की बात करता है। सेक्शन 8 जो कंफर्मेशन ऑफ अटैचमेंट की बात करता है, यानी कि जब प्रोविजनल अटैचमेंट, जब टेम्परेरी अटैचमेंट होती है तो उसे कंफर्म कब किया जाएगा। फिर सेक्शन 17 और 18 जो सर्च एंड सीजर के ऊपर है, क्योंकि ईडी आपके घर में बिना वारंट भी बहुत केसेस में सर्च और सीजर कर सकती है। सेक्शन 19 जो डील करता है अरेस्ट के साथ। सेक्शन 45 जो डील करता है बेल के प्रोविजंस के साथ। वो जो ट्विन कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर आप अरेस्ट हो गए तो आपको कोर्ट को ये बताना ही पड़ेगा कि आप कैसे नॉट गिल्टी हैं स्टार्टिंग में ही। आप देखिए, जो नॉर्मल कानून होते हैं या जो नॉर्मल ऑफेंस होते हैं, उसमें बहुत सिंपल होता है कि अगर किसी ने कल ऑफेंस किया तो उसको उसके लिए सज़ा दी जाएगी। लेकिन ये एक ऐसा कानून है जो विद टाइम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, इवॉल्व हुआ। इसके अंदर इतने संशोधन हुए, जो फाइनेंस एक्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुई। उन अमेंडमेंट्स के तहत आज ये जो कानून जिस तरह से खड़ा है, इसमें एक एम्बिग्विटी और है। ये वन ऑफ दोज कानून है जहाँ पे जिसने ऑफेंस किया वो तो फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन अगर उसके साथ कोई और भी है जो उस ऑफेंस में इन्वॉल्व भी नहीं है, वो भी इसके अंदर पकड़ा जाता है। देखिए, कंफ्यूज ना हो, मैं आपको इजी भाषा में समझाता हूँ। एक होता है कि एक बंदे ने किसी का मर्डर किया, अब वो मर्डर उसने किसी की सुपारी लेके किया, यहाँ पे तो जिसने सुपारी दी उसका फंसना बनता है। दूसरी सिचुएशन है कि एक बंदे ने, एक क्रिमिनल ने किसी का मर्डर किया, बट वो उसने अपने आप किया, या तो हो सकता है अपने राइवलरी से किया या जिस भी रीज़न से किया। अब ऐसे केस में उस बंदे के भाई बंधु को पकड़ लेना जिसको पता ही नहीं इस बारे में कुछ भी, ये कहाँ का न्याय है। लेकिन इस कानून में यही है। इस कानून में देखिए, सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं प्रोफेशनल्स लाइक सीएज, आपके मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, बिजनेस कंसल्टेंट्स, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले ऑफेंस में जितने भी लोग जिनको ये पैसा जा रहा है, जो टेंटेड मनी है, टेंटेड मनी मतलब जो गलत काम से पैसा कमाया गया है, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आया है, जिनको वो पैसा गया है, इसका मतलब प्रिजम्पशन है कि वो सब लोग भी इसमें मिले हुए हैं, चाहे उन्हें पता भी ना हो। देखिए, सीए का एग्जांपल लेते हैं। सीए का काम है आपके बुक्स मेंटेन करना, सीए का काम है आपकी कंप्लायंस करना। अब वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, वो आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है और आप उसको उसकी फीस दे रहे हैं। अब उसको क्या पता कि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस चल रहा है, या केस छोड़िए कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको नहीं पता, वो अपना काम कर रहा है, आपसे अपनी फीस ले रहा है। कल सरकार क्या करेगी, उस सीए को भी अरेस्ट कर लेगी, ये बोलते हुए कि जी ये इनकी रिटर्न्स फाइल करता है, इन कंप्लायंस करता है, तो इसको तो पता ही है और ये भी इसमें मिला हुआ है, क्योंकि इसको जो फीस का पैसा गया है वो सब पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आया है। अरे पहले प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को आप प्रूव तो करोगे, लेकिन बिना ये सब करे प्रोफेशनल्स सबसे पहले दबोच ले जाते हैं। तो देखिए, अगर आप इस श्रेणी में आते हैं जहाँ आपको लगता है आपका नाम गलती से आया है, क्योंकि आपके कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ना आपको कोई नॉलेज थी, तो आप ऐसे में घबराएं तो बिल्कुल भी ना। सबसे पहले एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर को कंसल्ट करें। जब आपको समन आता है तो आप उसका रिप्लाई दीजिए प्रॉपर्ली, आप ईडी को समझाइए, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ है, उनको दिखाइए कि कैसे आप इन्वॉल्व नहीं हैं, और अपने ऑप्शंस इवैल्यूएट कीजिए, क्योंकि डरने से कोई काम नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बात कर दी है एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर के बारे में, तो आइए समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे स्पेशल केसेस के लिए किसी एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर को कैसे चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप किसी एक जनरल लॉयर के पास ना जाएं। मेरा मतलब है, जो लॉयर्स आपको यूजुअली नॉर्मल तरह के मैटर्स करते देखते हैं, आप उनसे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि शायद हो सकता है कि उन लोगों को इस कानून के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे एक्सपर्ट क्रिमिनल लॉयर चाहिए मेरी सिचुएशन के हिसाब से, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपको ये सब दिख जाएगा कि कौन इस टॉपिक पे कितना एक्टिव है। देखिए, अगर कोई किसी चीज़ पे एक्टिव होता है, पेपर्स लिखता है, आर्टिकल्स लिखता है जो पब्लिश होते हैं, वहाँ से आपको एक अंदाज़ा आ सकता है कि भाई इन स्पेसिफिक पर्सन को इस स्पेसिफिक कानून के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी हो सकती है। प्लस जब आप मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस के लिए किसी भी वकील से आपको रिटेन करने का सोचते हैं,
तो मेक श्योर करें कि उनको हाई कोर्ट का भी रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफिस में सिर्फ मामला ट्रायल कोर्ट में नहीं रुकता है, आपको हर स्टेज पे हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट के बीच में जगल करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस में मामले ऐसे फंसते हैं कि आपको हाई कोर्ट की इंटरवेंशन लेनी ही पड़ती है। और ये कानून बहुत टेक्निकल और ब्रूटल है, तो कृपया करके इसमें कटौती तो बिल्कुल ना करें और टाइम रहते हुए एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर को रिसर्च करके रिटेन करें। आप आ जाते हैं एक और टॉपिक के बारे में जो यूजुअली लोग जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात सुनते हैं तो उसके बारे में सोचते ही हैं, और वो है ब्लैक मनी। तो क्या ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग सेम होता है? तो नहीं, दोनों सेम नहीं होते। ब्लैक मनी का मतलब होता है अनडॉक्यूमेंटेड पैसा, और मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जब आप पैसे को लॉन्डर करके उसे क्लीन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हर ब्लैक मनी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, लेकिन हर लॉन्डर्ड पैसा ब्लैक होता है। और देखिए, आज हम एक ऐसे जनरेशन में बैठे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, और उस टेक्नोलॉजी से एक चीज़ निकल के आई थी, क्रिप्टो करेंसी। तो एक सवाल ये भी आ सकता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी से भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में क्रिप्टो की डीलिंग करते हैं और उनके ऊपर ये खतरा हमेशा मंडराता है कि क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट बन सकते हैं या नहीं। तो देखिए, ये बहुत सही चीज़ है। क्रिप्टो आज के टाइम में एक बहुत पॉपुलर टूल बन चुका है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, क्योंकि क्रिप्टो के साथ आती है एनोनिमिटी, ईजी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स, लैक ऑफ रेगुलेशन। तो इसलिए जब भी आप कोई क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करें तो मेक श्योर करें कि आपका ट्रांजैक्शन जो है वो टेंटेड ना हो किसी भी एंगल से, क्योंकि अगर आप एक जेन्युइन क्रिप्टो ट्रेडर या जेन्युइन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपनी KYC जो उस प्लेटफॉर्म पर रिक्वायर्ड है वो करें, ताकि कल आप किसी ED केस में ना फंस जाएं। तो दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, ये लाइफ डिस्ट्रॉइंग बन सकता है। चाहे आप बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल हैं, या सिर्फ किसी के पैसे को रिसीव करते हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट कि आप क्या कर रहे हैं। तो ध्यान रहे कि अगर आपको ED का नोटिस आए या आप किसी मनी ट्रेल में फंस जाएं, तो टाइम रहते किसी अच्छे क्रिमिनल लॉयर को कंसल्ट करें, अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले लीगल वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लीगल, बाय बाय।